अस्सलाम वालेकुम। CGTN उर्दू से टॉप व्यू के साथ मैं हूं तसव्वुर ज़मान बाबर। दोस्तों, आज हम आलमी मईशत की बात करेंगे। आलमी मईशत से मुतालिक मसाइल के हल के लिए जब दुनिया की 20 बड़ी मईशतें सर जोड़ कर बैठती हैं तो प्लेटफॉर्म होता है G20, ग्रुप ऑफ 20। आज इसी हवाले से इसी ज़िम्न में हमने गुफ्तगू आपके गोश गुजार करनी है। चीन में पाकिस्तान की साबिक सफ़ीर रही हैं, बैनुल-अक़वामी उमूर पर गहरी नज़र रखती हैं। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मोहतरमा नगमा हाशमी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपका शुक्रिया कि मुझे आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। मैम फरमाइएगा, सबसे पहले तो हम ये जान लें कि जो G20 प्लेटफॉर्म है, माशी सरगर्मियों के हवाले से कितना आम प्लेटफॉर्म है ये? देखिए, जैसे आपने अपने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में भी बताया कि ये दुनिया की 20 बड़ी मईशतें, यानी कि वो इकोनॉमिक पावर्स जो ऑलरेडी हैं, जी जिनको डेवलप्ड कंट्रीज़ कहा जाता है, जो G8 में भी आती जी हैं, और उसके अलावा वो सारी मिडल पावर्स या जिनको अब इमर्जिंग इकोनॉमीज़ कहा जाता जी है, वो भी इसमें शामिल हैं। तो इसमें अब आप अगर इमर्जिंग पावर्स में देखें तो दुनिया के तमाम डिफरेंट खित्तों को वो रिप्रेजेंट करती हैं। जी अब उसमें ब्राज़ील है, उसमें इंडिया भी है, इंडोनेशिया भी है, साउथ अफ्रीका भी है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये तमाम ममालिक बैठ के जो बड़े मसाइल हैं, इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ हैं, ख़ास तौर पे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हाँ जी मसले हैं, जो क्लाइमेट चेंज के मसले हैं, जिनका इकॉनमी के साथ बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है, उन पे तफ़सीली गुफ्तगू की जाए, और ना सिर्फ गुफ्तगू की जाए बल्कि उसके लिए कोई राह अमल ऐसा बनाया जाए और ऐसी तजावीज़ कुछ सामने आएँ और ऐसे एक्शन प्लान सामने आएँ कि उन जो मुश्किलात हैं उनका हल निकाल के और दुनिया को बेहतरी की तरफ लेके जाया जाए। उस हिसाब से देखिए, इस दफ़ा तो बल्कि अभी जो आज शुरू हो रही जी हाँ, है ब्राज़ील में। ब्राज़ील में, जो रियो डी जनेरो में G20 का इजलास शुरू हो रहा है, उसका बड़ा इंटरेस्टिंग थीम है। जी उसका थीम ही ये है, जस्ट वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल प्लैनेट, कि एक ऐसी दुनिया जिसमें इंसाफ हो। अब इंसाफ का यहाँ जस्ट का जो मकसद लिया जा रहा है वो ये है कि एक्सप्लॉयटेशन ना हो जिसके अंदर, यानी इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ना हो ऑफ जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनकी तरफ से, जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनकी वो जस्ट होना चाहिए। उनको भी मतलब मौक़े वो मिलने चाहिए जो बराबर के हों, ताकि वो भी अपनी तरक्की करके और एक जस्ट वर्ल्ड की तरफ जाया जा तो सके। आपको इस थीम में, इस मौजू में चीन के नैरेटिव की झलक नज़र आती है, क्योंकि वो भी देखिए, मुसावियाना यही मौक़े की मैं बात करते आपसे नेक्स्ट बात यही करने लगी थी कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है हैं। जी कि अब इसमें G8 के ममालिक भी शामिल हैं, जो जाहिर सी बात है डेवलप्ड हैं और ज़्यादातर औक़ात वो जो चीन का नुक्ता नज़र है, या जो डेवलपिंग वर्ल्ड का, ग्लोबल साउथ का नुक्ता नज़र है, वो उससे और उनके ख़यालात से इतनी कोई ज़्यादा हम आहंगी नहीं जी आपको दिखाई देती। वो नेचुरली वो पावरफुल हैं, वो नहीं चाहते कि उनकी पावर जो है वो किसी भी तरीक़े से डाइल्यूट हो या उसमें किसी भी किस्म की कमी अम, हो। तो मुझे बहुत ये इंटरेस्टिंग लगा कि ये जो जस्ट वर्ल्ड और सस्टेनेबल प्लैनेट की बात है, ये तो करता ही चीन और ग्लोबल साउथ है। जी वो इसीलिए चीन को लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ कहा जाता है कि वो हमेशा जो छोटे ममालिक हैं, जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, या जो मिडल इमर्जिंग नेशंस हैं, वो हमेशा उनकी साइड पे खड़ा हुआ है। और इसमें बहुत अहम जो रीज़न है वो ये है कि चीन की लीडरशिप में और चीन की सोच में वो एरोगेंस नहीं है कि जी जी हम बहुत बड़े हो गए हैं और हम कोई सुपर पावर बन गए हैं।
हालांकि वो अब देखें दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मईशत है। मईशत बन चुके हैं, और बाइंग पावर पैरिटी पे अगर आप देखें तो वो तो दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है। जी लेकिन फिर भी वो अपने आप को डेवलपिंग कहते हैं, और वो अपने आप को एसोसिएट भी डेवलपिंग वर्ल्ड के साथ करते हैं, और इसलिए उनकी जो सपोर्ट है डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए, ग्लोबल साउथ के लिए, इमर्जिंग इकोनॉमीज के लिए, उसको बहुत तहसीन की निगाह से देखा जाता है और बहुत अप्रिशिएट करती है दुनिया। आपने बजा फरमाया दूसरी बड़ी मईशत के नाते चीन अब G20 का हिस्सा है। ये कितना अहम है G20 के लिए, उन ममालिक के लिए जो इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा है? मेरे हिसाब से तो चीन की जो अब उभरती हुई लीडरशिप है, जी चीन जाहिर सी बात है वो चीन तो अब नहीं रहा जो 20 साल पहले या 40 साल पहले का चीन था। अब तो ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है जी हाँ। कि वो उसकी जो एक रिसर्जेंस है या उसकी जो डेवलपमेंट है और रिजुविनेशन है, वो ऑलमोस्ट तकमील के मराहिल में अब जी है। और अ, और वो एक ऐसी रिसर्जेंस है और ऐसी इकोनॉमिक राइज है उनकी, और पॉलिटिकल राइज है, जिसकी दुनिया में आपको कहीं और तो मिसाल मिलती नहीं है। क्योंकि दुनिया में जितने ममालिक ने तरक्की की है वो हमेशा या जंगों की बूते पे की है, या फिर ये है कॉलोनाइजेशन जी हाँ। के हिसाब से टेक्नोलॉजी कॉलोनाइजेशन, या जो ये इंटरनेशनल इदारे बनाए गए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, उनके थ्रू एक न्यू कॉलोनाइजेशन के थ्रू, वो सब लोगों को, वो एक लंबी डिबेट है। जी हाँ। लेकिन चीन का जो मॉडल है डेवलपमेंट का, वो बहुत सेल्फ रिलायंट मॉडल है। उन्होंने ना सिर्फ खुद मेहनत करके और इन सब लड़ाई झगड़ों से दूर रह के और किसी के का भी हक मार के ये डेवलपमेंट नहीं की है। वो उन्होंने अपनी मेहनत से और एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन और विन विन जो उनका एक माइंडसेट है कि जी काम वो करना चाहिए जो इसका मुझे भी फ़ायदा हो, आपको भी फ़ायदा हो, और ये नहीं है कि एक तरफ बहुत हेविली जो वो है इंडेटेड हो जाए और दूसरा जो है वो बेतहाशा उसमें आगे बढ़ता चला जी जाए। तो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ जस्ट वर्ल्ड है, और एक ऐसा वर्ल्ड, जैसे प्रेसिडेंट शी ने भी कहा था कि ये दुनिया बहुत छोटी भी है लेकिन बहुत बड़ी भी है, जी कि इसमें सब के लिए मौक़े हैं कि वो अगर एक दूसरे को हेल्प करें तो सब मिलके तरक्की कर सकते हैं। अच्छा नगमाना साहब, थोड़ा सा हम ये जान लें कि इस वक्त आलमी मईशत को किन मसाइल का सामना है, नहीं किस तरह के चैलेंजेस को इस वक्त आलमी मईशत फेस कर रही है, और चीन के पास इसका कोई हल मौजूद है? इस वक्त जो मसाइल हैं वो सबसे बड़े तो मसला यही है कि आपकी वॉर्स बहुत ज़्यादा हैं, और एक बड़ी जितनी ताकतें हैं, ख़ास तौर पे ईयू को ले लें और अमेरिका को ले लें, तो वो तो वॉर इकोनॉमीज़ हैं। जी वो सरवाइव ही इसी पे करती हैं कि कॉन्स्टेंटली दुनिया में कहीं ना कहीं जंग रहे, और वो उनकी बिकॉज उनका असलहा बिके। डिफेंस जो इक्विपमेंट है, डिफेंस इंडस्ट्री उनकी इकोनॉमी को बेसिकली जी हाँ बिल्कुल। लीड कर रही है। दूसरा ये है कि उनकी इकोनॉमी इतनी ज़्यादा स्पेकुलेटिव इकोनॉमी, और जिसको वो प्लास्टिक इकोनॉमीज कहते हैं, कि क्रेडिट कार्ड्स और उस पे इतना ज़्यादा है कि उनकी अब इकोनॉमीज की इंडेटेडनेस बहुत ज़्यादा हो गई है, और बेसिकली जिसको कहते हैं ना कि रियल इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही। तो क्योंकि प्रोडक्शन तो देखिए सारी अब अमेरिका में या यूरोप में तो नहीं होती है। जो प्रोडक्शन हब्स हैं वो अब इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में जी चले गए हैं, चीन में चले गए हैं। और दूसरा, टेक्नोलॉजी ने इतनी एडवांसमेंट कर दी है, और दुनिया अब वो 200 साल पहले की तो नहीं है कि आप एक चीज़ बनाएंगे तो वो शुरू से लेके आखिर तक एक चीज़ आप ही बनाएंगे। आजकल तो माचिस भी बनती है तो पता नहीं है कि इसका तिनका कौन बनाता है, डब्बी कौन बनाता है। तो आपका एक ग्लोबल सप्लाई चेन है, तो एक दूसरे के ऊपर जो आपकी डिपेंडेंस होती है, इन्हिसार बिल्कुल। इन्हासार होता है, वो बहुत बढ़ जाता है। ठीक। तो आप मतलब इन आइसोलेशन कोई भी मुल्क अब उस तरह इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी नहीं कर सकता, जाहिर सी बात अच्छा है। G20 में अब अमेरिका भी है जो तहफ़्फ़ुज़ पसंदी के तहत आगे बढ़ना चाहता है, चीन है जो चाहता है शराकतदारी हो। तो आपको लगता है कि ये दो मुख्तलिफ तरह के जो नैरेटिव्स हैं वो एक ही प्लेटफॉर्म पे किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं?
देखिए जी, हमेशा कोई प्लेटफॉर्म तो होता है जहाँ दो एक्सट्रीम नैरेटिव्स आके फिर उसमें से कोई आपकी कंसेंसस। कंसेंसस निकलता है। उसमें जाहिर सी बात है गिव एंड टेक भी होता है। उसमें कुछ आप अपने लचक दिखाते हैं, कोई दूसरा लचक दिखाता है, तो उसमें से चीज़ निकलती है। लेकिन देखिए, अब जैसे मैंने कहा कि जिस तरीके से अब डेवलपमेंट हो रही है, जी। जिस तरीके से अब प्रोडक्शंस चल रही हैं और जिस कदर की एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस है, तो उसमें अब ये जो प्रोटेक्शनिज्म है वो तो चल नहीं सकता। आपने देख लें, बहुत आपके पास एक एग्जाम्पल है ये प्रोटेक्शनिज्म का कि किस किस्म की सैंक्शंस जो हैं ईरान पे लगाई गई। अब रशिया मोस्ट सैंक्शनड कंट्री है, लेकिन क्या उसका कोई फ़ायदा हो रहा है? उसका कोई फ़ायदा नहीं हो सही। रहा। लोग उसमें से तरीक़े निकाल रहे हैं उन सैंक्शंस को बिल्कुल बेकार अब वो बल्कि साबित हो गई हैं। जब आपने इतनी सैंक्शंस लगाए, इतना प्रोटेक्शनिज्म किया, तो क्या हुआ? लाहासिल देखिए, लाहासिल एक्टिविटी हो है। गया है, बल्कि दुनिया को आपने मजबूर किया कि आपकी जो एक डॉलर सेंट्रल्ड इकोनॉमी थी और आपका स्विफ्ट का सिस्टम था, वो अब कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है। अब तो चाइना का अपना एक बहुत बड़ा क्लियरिंग हाउस है जिसमें पूरा यूरेशियन कॉन्टिनेंट उसके थ्रू अब कर रहा है। ब्रिक्स खुद अपना एक करेंसी लाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया और रशिया ऑलरेडी रूबल्स में और इंडियन रुपीस में जो है वो, पाकिस्तान को भी आप देख लीजिए, पाकिस्तान और चीन में अब हम करेंसी स्वैप्स का के एग्रीमेंट्स भी हो रहे हैं और युआन में और रुपयों में पेमेंट्स भी जी। हो रही हैं। तो अब दुनिया बहुत जब आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शनिज्म कर लेते हैं जी। और जब कोई भी कौम इतनी ज़्यादा पावरफुल हो जाए कि उसको कोई चैलेंज करने ही वाला ना हो, तो जाहिर सी बात है वो फिर एक जस्ट वर्ल्ड की तरफ चीज़ नहीं जाती। इसीलिए चीन ने शुरू से कहा है और शुरू से वो इस बात पे बिलीव करता है कि मल्टीलैटरलिज्म होना चाहिए, कि आपको मिलजुल के फैसले करने चाहिए बिल्कुल सही। और मल्टीलैटरलिज्म की तरफ जाना चाहिए, जहां हरेक के पास अपनी हैसियत के मुताबिक तरक्की करने की गुंजाइश जो है उस सिस्टम में मिल सके। नगमाना साहब, हाल ही में एपिक इजलास भी हुआ। हम एशिया पैसिफिक ममालिक के हवाले से बात, अब ग्लोबल साउथ से बात नॉर्थ तक जा पहुंची है। नज़रियाती तौर पे इस नैरेटिव को जो चीन का है, लोग उसे कबूल कर रहे हैं, वो अब खिंचे चले आ रहे हैं। क्या कहिएगा एपिक इजलास के कामयाब इनेकाद और उसके बाद G20 को एक तसलसल देखती हैं आप उन पॉलिसीज़ का, उस बयानिए का कि जो चीन का है? जी, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। वो तो देखिए, आप उससे पहले एससीओ की भी जी। समिट हुई और दो ऊपर नीचे समिट्स हुई हैं, एक हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की, एक जी। हेड्स ऑफ स्टेट की, और उन दोनों में भी आपने देखा कि चीन के नैरेटिव को सराहा गया और ज़्यादा से ज़्यादा ममालिक जो हैं अब उसका, बिकॉज इट्स बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ना, मतलब कोई एक्सप्लॉइटेशन के ऊपर वो उनका इन्हिसार नहीं जी। है। वो कोऑपरेशन और डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो जस्ट वर्ल्ड की बात करते हैं। वो कहते हैं कि जी, इसी तरह ये जो अब G20 का इजलास हो रहा है, वो तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे चीन में इजलास हो रहा है और चीन उसकी मेहमान नवाजी कर रहा है और चीन का नैरेटिव जो है वो फॉलो किया जा रहा है, सही। क्योंकि उसमें 3 हिस्से हैं। उसका मेन थीम तो यही है, जस्ट वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल प्लानट। जो प्लैनेट। 3 सब उसके टॉपिक्स हैं, वो भी देखिए डेवलपमेंट से उनका ताल्लुक़ है कि जी पावर्टी ख़त्म की जाए, इक्वल अपॉर्चुनिटी गरीब ममालिक को मिले, और गवर्नेंस जो है इंटरनेशनल मल्टीलैटरल गवर्नेंस जो है उसको भी तब्दील किया जाए, उसमें बेहतरी लाई जाए। क्योंकि उसमें देखिए यूएन में की रिफॉर्म्स हैं, उसमें WTO की रिफॉर्म्स हैं और बहुत जो इंटरनेशनल इदारे हैं उनकी अहम रिफॉर्म्स के बारे में ये बात हो रही है। और ये एजेंडा जो है ये तो देखिए डेवलपिंग वर्ल्ड का है और चीन का है। थर्ड जो उनका है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का है। जिस तरह कल रात से जो बातें हो रही हैं और आज भी जो हेडलाइन है वो यही है कि ये
20 सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क जो हैं ये यहाँ मिल के बैठ रहे हैं और चाइना भी वहाँ मौजूद है। तो कोशिश की जाए कि जो डेडलॉक आ गया है इस वक्त COP29 में, और वो भी फाइनेंसेस के ऊपर, उसको किसी तरह तोड़ा जाए और यहाँ से कोई ऐसा कंसेंसस निकले G20 से जो वहाँ फैसिलिटेट करे COP29 को, कि वहाँ कुछ फर्दर आगे बात बढ़ सके और जो गरीब ममालिक को जिस तरह क्लाइमेट मिटिगेशन के लिए और बाकी जो ये मौसमियाती तब्दीलियां हो रही है, उससे जो बुरहान आया हुआ है, जी उससे जो लोगों के एग्रीकल्चर तबाह हो रहे हैं, इंडस्ट्री तबाह हो रही है, सैलाब, बारिशें, बेवक्त कहीं बारिश है। ड्राउट, उसी की वजह से अब देखें ना, फूड सिक्योरिटी का मसला जी हाँ, जो है, तो ये काफ़ी चीज़ें इंटरलिंक्ड है। तो उम्मीद तो ये की जा रही है कि क्योंकि इन G20 का जो पूरा एम्फेसिस है वो है ही जस्ट प्लैनेट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, तो लोगों की बहुत उम्मीद है कि इससे कोई थोड़ा सा शायद ब्रेक थ्रू मिले। बट ये अब समिट ख़त्म ही होगी तो उसके बाद फिर कह सकते हैं जी कि क्या वो उम्मीदें पूरी होती हैं या नहीं। नगमाना साहब, आलमी अमन के बिना मुआशी इस्तेहकाम नामुमकिन है, और ज़रूरी है कि अगर आपने मुआशी इस्तेहकाम लाना है तो उसके लिए आलमी अमन ज़रूरी है, नागुज़ीर है। क्या कहिएगा, चीन का ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ये ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव इस ज़िम्न में कितना अहम है, किस कदर कार फरमा है, अगर इस पे मिनो अमल दरामद किया जाए? देखिए 3 इनिशिएटिव्स ये पिछले 2.5 साल 3 साल में आए हैं चीन के, जिनमें सबसे पहला ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव था, फिर ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव आया है और फिर ग्लोबल सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन इनिशिएटिव। और पाकिस्तान तो इसका को स्पॉन्सर था, आपको पता है, जी यूएन में जब ये पेश किया गया तो हम उसके को स्पॉन्सर थे, जी हम उसका बहुत अहम हिस्सा हैं। और इसका फ़लसफ़ा सारा वही है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड और एक्सप्लॉइटेशन को कम किया जाए, सही, कि मिल के तरक्की ऐसी हो जिसका फ़ायदा सारी दुनिया को हो, सिर्फ चंद ममालिक को उसका फ़ायदा ना हो। नहीं पहुंचना चाहिए। और इसी तरह ये एक फ़लसफ़ा है। चीन ने हमेशा सिविलाइजेशनल स्टेट है तो उनकी सोच बहुत गहरी होती है, बहुत दूर तक उनकी चीज़ों पे निगाह होती है। तो चीन ने हमेशा यही कहा है कि जब तक कोई भी मुल्क अपने आप को डेवलप नहीं करता, और वो डेवलप उसी वक्त होता है इकोनॉमिकली भी, पॉलिटिकली भी, सोशली भी, जब उसमें अमन हो और जब उसके इर्द गिर्द अमन हो। जब आपके अंदर अमन नहीं होगा, आपके जो आपका के इर्द गिर्द के ममालिक हैं वहाँ अमन नहीं होगा, तो उससे फिर तरक्की पे असर पड़ता है। अब चीन का वो एक बड़ी चाइनीज़ प्रोवर्ब है कि अगर आपके हमसाये में आग लगेगी तो वो आग आपको भी अ, अपनी लपेट में अपनी ले लीजिए। लपेट में ले लेगी। जी तो इसीलिए जो उनका कॉन्सेप्ट है कि जी हमें अपने बॉर्डर्स के अंदर तरक्की करने के को बरकरार रखने के लिए, अमन को बरकरार रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे बॉर्डर के इर्द गिर्द जो ममालिक हैं उनमें भी अमन हो। इसीलिए आप देखिए कि किसी भी मुल्क के साथ चीन का टेरिटोरियल डिस्प्यूट नहीं है सिवाय इंडिया के। बाकी सब चीज़ मुल्कों के साथ उनका मामलात, टेरिटोरियल मामलात जो हैं वो हल हुए हैं। इसीलिए उसको उस तरह सिक्योरिटी का चैलेंजेस नहीं है। चैलेंजेस नहीं होते, और वो अपनी तरक्की पे, अपने लोगों की बेहतरी पे। अब देखिए कोई मजाक तो नहीं है ना, 100 मिलियन लोगों को पावर्टी से निकालना है, तो बहुत दुनिया बड़ी में बात। कहीं हुआ ही नहीं है। तो ये ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव जो है वो इसी का एक, आप सोचें कि एक BRI से बढ़ के एक अगला स्टेप है, क्योंकि BRI में पूरी दुनिया के ममालिक तो नहीं हैं, 100 कुछ ममालिक हैं। बाकी ये ग्लोबल इनिशिएटिव सारी दुनिया को एड्रेस करता है और
इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी दूसरे के खिलाफ हो। बिल्कुल सही। और इसी के साथ ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव बहुत गहरे तरीके से लिंक्ड है, क्योंकि जब आपके पास इकोनॉमिक सिक्योरिटी और सोशल सिक्योरिटी होती है तो उससे ऑटोमेटिक आपकी जो टेरिटोरियल सिक्योरिटी है वो आ जाती है। तो बिल्कुल सही। ग्लोबल सिक्योरिटी को पूरी दुनिया को जंगों से, फसाद से बचाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हर मुल्क अपनी तरक्की में मसरूफ़ हो और एक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप हो हर बिल्कुल एक सही। की। नगमा साहिबा, अब हाँ ये फरमाइएगा, आपने सिविलाइजेशन के हवाले से जो चीन का इनिशिएटिव है उसकी बात की, सकाफ़ती तबादलों पे बड़ा ज़ोर देता है चीन। G20 के हवाले से हम देख रहे हैं CMG की एक काविश है कि नौजवानों को मौके फराहम किए जी। जाएँ, यूथ इनिशिएटिव के हवाले से। मीडिया इसमें बड़ा अहम किरदार अदा कर सकता है और नौजवानों को करीब लाते हुए आप समझते हैं कि ममालिक के आपसी ताल्लुकात मज़ीद बेहतर हो सकते हैं, और CMG इसमें पेश है चाइना मीडिया को। देखिए, सबसे अहम बात तो ये है कि आप इस दुनिया की जो भी अवेलेबल तारीख है वो अगर लेके देख लें, तो आप किसी और मुल्क की तरफ क्यों मुतवज्जो होते हैं? उसके आपको खाने अच्छे लगते हैं, या उसके जो एक्सपोर्टेबल चीज़ें हैं, वो जो उनका हुनर है, जो उनका आर्ट है, उससे आप अट्रैक्ट होते हैं। उन दूसरे ममालिक के जो लोग हैं उनकी कुछ खसूसियात से आप अट्रैक्ट होते हैं। उनका आपके साथ कोई बिजनेस इंटरएक्शन होता है तो आप उसकी तरफ मुतवज्जो होते हैं ना। तो ये सिल्क रूट भी इसी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जी। और कि पूरी दुनिया जो आज आप देख रहे हैं वो कनेक्टिविटी ही के जी। वजह से आप देख रहे हैं कि जो भी हमने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की है, सिविलाइजेशनल एडवांसमेंट की है, कल्चरल एडवांसमेंट्स की हैं, वो सारी इसीलिए हुई हैं कि एक खित्ते के ममालिक दूसरे खित्ते के ममालिक से मिले हैं, एक जी। दूसरे से सीखा है, उनको चीज़ों को आगे हम लेके चले हैं, तो दुनिया की वो शक्ल है जो आज इस दुनिया की शक्ल है। तो सिविलाइजेशनल कांटेक्ट तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और जब तक आप किसी कौम को अच्छी तरह समझते नहीं हैं कि उसकी सोच क्या है, उसके शायरों का मिजाज क्या है, उनके आर्टिस्ट का मिजाज क्या है, वो किस किस्म की सोसाइटी देखते हैं, किस किस्म की दुनिया को तस्वुर करते हैं, तो आप ये समझ ही नहीं सकते कि उनकी प्रायोरिटीज़ और नेशनल स्ट्रैटेजीज़ क्या हो सकती हैं। सही। दूसरे मुल्क को समझना बहुत ज़रूरी है। ये भी अभी भी चीनी लीडर्स भी ये कहते हैं कि हम सिविलाइजेशनल स्टेट है, आप हमें समझें। सही। जब तक आप समझेंगे नहीं, आप हमें दुश्मन ही समझते रहेंगे। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो अंडरस्टैंड कैसे होगी अंडरस्टैंडिंग? जब मेल जोल होगा, जब एक दूसरे के यहाँ आप आएंगे। इसमें आजकल की दुनिया में तो ट्रैवलिंग भी इतनी आसान हो गई है। आजकल के जो यूथ हैं वो बहुत एंटरप्राइजिंग भी हैं, वो जाते हैं, वो दुनिया को देखना चाहते हैं। जो आजकल मेरे बच्चों को या ग्रैंड चिल्ड्रन को फैसिलिटीज़ मिल रही हैं सफ़र करने की, दुनिया को देखने की, और जिस तरह से मीडिया की एक्सप्लोजन हुई है, वो हमारे पास तो वो मौक़े नहीं थे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट जो है, जिसको पब्लिक डिप्लोमेसी भी कहा जाता है, उसको का भरपूर इस्तेमाल किया जाए। और हम ये तो कह सकते हैं कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है सिर्फ एक तजारती मकसद के लिए नहीं है, बल्कि जी ये जी, ये लोगों अवाम। को जी। बहुत करीब लाया। मैं जी। आपको एग्जांपल दे सकती हूँ। देखिए, मैं तो 20-25 साल से चीन को देख रही हूँ, सर्व भी किया है, 2000 के शुरू में भी सर्व किया है, अब दोबारा भी सर्व किया है जी वहाँ। माशाल्लाह। तो मैं जब पहली दफ़ा फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ 2003 में गई, तो कुछ दर्जन वहाँ पे स्टूडेंट्स थे, थोड़े से बिज़नेस के लोग आपको नज़र आते थे। जब मैं दोबारा चीन में एज़ सफ़ीर गई तो 28,000 स्टूडेंट्स थे। क्या कहना। अब 30,000 से ज़्यादा वहाँ जी। स्टूडेंट्स हैं। 15,000 बिज़नेस मैन ट्रेडर्स आपको चीन में के साउथ में हर वक्त ही मिलते हैं। और अब सिंजियांग की तरफ आप जाएं, शियान में जाएं, तो इस कदर अब ट्रैफिक है। बल्कि अब बड़ी अच्छी बात है कि लाहौर से अब वो टूरिस्ट बसेस जो हैं वो जी। सिंजियांग के लिए खोल दी गई हैं। तो जब लोग जाएंगे, आपको समझेंगे, आपको देखेंगे, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी, आपसे प्यार मोहब्बत का
सिलसिला भी बेहतर होगा। और मीडिया तो जाहिर सी बात है उसमें बहुत अहम किरदार अदा करता है, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया, क्योंकि आजकल हर बच्चे के हाथ में स्मार्टफोन है। जी हर बच्चे को जो हमने शायद 40 साल की उम्र में जाके सीखी होंगी कि कौन से मुल्क में क्या है, आजकल आप 10 साल के बच्चे को बताएं तो आपको लेटेस्ट ट्रेंड्स बता देगा कि क्या हैं। सही तो ये पावर है जिसको हमें, टेक्नोलॉजी की पावर है जो जिसको हमें यूज़ करना चाहिए, पॉजिटिवली यूज़ करना चाहिए और आसानियाँ पैदा कर। इसीलिए देखिए कि अब चीन ने अभी बेतहाशा मुल्कों में वीज़ा फ्री एंट्री किया, ख़ास तौर पे यूरोपियन ममालिक जी की। अब कोई कहे कि भाई यूरोपियन ममालिक और अमेरिका वगैरह तो चीन के ख़िलाफ़ हैं, उन्होंने उनके लिए वीज़ा क्यों खोल दिया? मेरा तो ख्याल है इसमें बहुत एक विज़डम है कि वो लोग आएँ और देखें। मतलब बाहर से आप अपनी कौम को बता रहे हैं कि जी चीन बहुत बुरा है और चीन तो एग्रेसिव है और चीन के यहाँ तो डेमोक्रेसी नहीं है, तो भाई आओ और देख लो। कि वहाँ भी है डेमोक्रेसी, लेकिन नहीं, अपनी नहीं, तर्ज की है जी, नहीं, वो अपनी जी तर्ज की है और बहुत जी अच्छी है। बहुत अच्छी। तो आप लोगों को जब, तो आई थिंक ये बहुत अच्छा डिप्लोमेटिक एक इनिशिएटिव लिया गया है नुकमान साहब, कि मैं इसी हाँ, ज़िम्न में, क्योंकि इसी महीने हाँ, बैनुल-अक़वामी दरामदी नुमाइश का भी एहतमाम किया। जी, अच्छा, ये जी, अपनी मिसाल आप एक नुमाइश है जी, जी, कि आप दीगर ममालिक को ये मौका दे रहे हैं कि आएँ आप अपनी अशिया यहाँ पे फ़रोख्त करें। जी, जी। इसे किस नज़र से आप देखेंगे? देखिए जी, ये तो 2000 के शुरू में इसका इनिशिएटिव लिया गया था और उसको वो कहते हैं वो इम्पोर्ट शंघाई में जी, होती है, बहुत शंघाई बड़ी इम्पोर्ट होती है, एक्सपो, बिल्कुल जी। बहुत काफ़ी महीने वो चलती है। तो और मैं चाहूँगा कि G20 के तनाज़ुर में इसको ज़रूर आप हाँ, देखिए ज़िक्र करें। सारी दुनिया में सारी दुनिया उसमें आती है। तरक्की पसंद तरक्की याफ्ता ममालिक जो हैं वो भी आते हैं, हम जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ भी उसमें जाते हैं और वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है एक्सपोर्टर्स को कि वो जाके अपनी चीज़ों की नुमाइश कर जी, सकें। ये तो मुमकिन नहीं है कि किसी भी मुल्क का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो उनके हक में हो जहाँ चीन के साथ तिजारत का ताल्लुक है, क्योंकि चीन बहुत आगे निकल चुका है। जी, लेकिन आप उस गैप को कम ज़रूर कर सकते हैं और जाहिर सी बात है कि चीन भी इतना बड़ा है कि उसके सारी चीन से तो लोग उठ के नहीं जा सकते, लेकिन बाकी चीन के इलाकों से शंघाई तो आ सकते हैं। तो बहुत अच्छी-अच्छी और बहुत बड़ी-बड़ी डील्स जो हैं वहाँ पे होती हैं और अब मैंने तो पिछले कई सालों से ये नोट किया है कि पाकिस्तान में भी अब बड़े-बड़े जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, वो भी, और जो अब मीडियम और छोटे एक्सपोर्टर्स भी जो हैं, वो चाहते हैं कि वो इस नुमाइश में अपना स्टॉल लगाएँ और अपने प्रोडक्ट्स की को पेश करें। वो जी। तो आई थिंक इससे जो बायलैटरल ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड है, ख़ास तौर पे डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए ये बहुत एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। नगमा हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपकी बसीरत अफ़रोज़ ख़यालात के हम शुक्रगुज़ार हैं। आपने इस अहम मौज़ू पे गुफ्तगू फरमाई। बेहद यू आर वेरी शुक्रिया। वेलकम जी, थैंक यू। मोहतरमा नगमा हाशमी साहब, चीन में पाकिस्तान की सफ़ीर रही हैं। बैनुल-अक़वामी अमूर पे आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, किस कदर गहरी नज़र है इनकी। G20 को हमने डिस्कस किया कि इस वक्त आलमी मईशत को दरपेश मसाइल क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, फिर मुमकिना हल और फिर चीन से वाबस्ता तवक्कुआत। चीन खुलेपन की पॉलिसी पे तो अमल पैरा है ही, लेकिन बड़ेपन का भी मुजाहरा करता है, ताउन की बात करता है, कुर्बत की बात करता है, गुरेज की बात नहीं करता। और ये नैरेटिव आम हो रहा है, वहाँ तक भी पहुँचा है जहाँ पे मुखालफत की बात की आती है, लेकिन आज चीन के हक़ में बात की जाती है उन ममालिक में भी कि जहाँ पे शायद चीन से तहफ़्फ़ुज़ पसंदी के जज्बात हुआ करते थे। आज के प्रोग्राम बस यहीं तक। टॉप व्यू से CGTN उर्दू के इस प्रोग्राम से तसव्वुर ज़मान बाबर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।